हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन नॉलेज स्काई चैनल। और ये है आपकी दोपहर 1 बजे की क्लास जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होती है। सो गाइज, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, इसका जो शेड्यूल है वीकली ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है। यदि आपने अभी तक इस शेड्यूल को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पर जाकर या व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं नॉलेज स्काई के साथ, वहाँ पर आप इस शेड्यूल को देख सकते हैं। सो वी अवेयर ऑफ द शेड्यूल, क्योंकि क्लासेस रेगुलर टाइम पर चल रहे हैं और इन क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करते रहना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइव क्लासेस को, सो दैट कि आप अपने सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपकी इशूज़ होते हैं वो आज इशू आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइज, नॉलेज स्काई पर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंडेड कोर्स जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। वीडियो कोर्सेज़ के लिए कम्प्लीटली फ्री है। सो प्लीज़ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं देखा है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपके बेनिफिट की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यदि आप यूपीएससी ईपीएफओ एस्पायरेंट हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। चलिए, सो आज की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 5 है, ये इंडियन पॉलिटी की। और ये जो हम क्लास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी इन 30 आवर्स, जिसमें कि हम लक्ष्मीकांत का पूरा निचोड़ करने वाले हैं 30 क्लासेस में, 30 घंटे में। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई, क्योंकि हिंदी मीडियम में काफ़ी बच्चे जो हैं वो पसंद कर रहे हैं इस सीरीज़ को, और इंग्लिश मीडियम वाले काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी कि सर इस सीरीज़ को इंग्लिश में लाइए, सो दैट हमने इस सीरीज़ को इंग्लिश में भी लॉन्च किया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हम सभी ने पढ़ा था। अभी लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, देखिए हमने कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप एक के बाद एक चीज़ को लिंक करते जाएं। तो अभी हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, है ना। 8 कमेटियाँ बनी थी, उनमें से एक क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी इस चीज़ के लिए कि आपको कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रखना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो भाई ये देखा गया कि आर्टिकल्स या क्या क्या चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, जब हम अपना घर बनाते हैं या कुछ भी चीज़ नई क्रिएट करते हैं तो हम आइडियाज़ लेते हैं आसपास जो लोग उस चीज़ को कर चुके होते हैं कि उन्होंने कैसे किया है, उनकी क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसको हम अपने अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सेम विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि आसपास कंट्रीज़ में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पहले कुछ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज दिए थे, उन लॉज को रेफ़र किया और वहाँ से जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको लिया। तो वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या था कि हमने कुछ चीज़ें तो अपने पहले से चल रहे लॉज से ली और कुछ चीज़ हमने फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी हैं। उन्हें ही हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमने फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हें ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर जो मेन इम्पैक्ट है वो द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का है। जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया था, हम सभी ने पढ़ा था जब फर्स्ट क्लास पढ़ी थी मैंने, सेकंड क्लास जब मैंने आपको पढ़ाई थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पढ़ाया था जो कि 1935 में आया था। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जब आया था तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल थे 395। कितने आर्टिकल्स थे? 395। मतलब ये एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन ही था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बारी आई तो हम भले ही सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था उसमें से 395 आर्टिकल्स थे। उन 395 आर्टिकल्स में से 295 आर्टिकल्स सीधे के सीधे हमने अडॉप्ट करे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मेक अ नोट ऑफ इट कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 295 295 आर्टिकल्स थे वो कहाँ से आए थे? द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से आए थे। मतलब यहाँ से सीधे के सीधे आर्टिकल्स उठाकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिए थे। कितने आर्टिकल्स रख लिए थे? 295। अब जो बचे हुए आर्टिकल्स थे वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करे थे? वो अलग अलग कंट्रीज से हमने अडॉप्ट करे थे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लाइव चैट के थ्रू आंसर कीजिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनकर तैयार हो गया था अडॉप्ट करने के लिए, इम्पोज करने के लिए, तो उस समय हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कितने आर्टिकल्स थे और कितने सेक्शंस थे, जल्दी से बताइए लाइव चैट के थ्रू, फास्ट। ठीक है, चलिए जब तक हम आगे बढ़ते हैं। सो हम बात करते हैं कि हमने मेजरली, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने फॉरेन कंट्री से ली थी, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर जुडिशरी होना था, जुडिशरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, इमरजेंसी, पार्लियामेंट्स, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इतनी सारी चीज़ें जो थी दोस्तों वो हमने अडॉप्ट करी थी वेरियस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया था। सबसे पहले ब्रिटेन की बात क्यों, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनने हम पर रूल किया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत में वो ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये, जैसे कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है पूरी, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या हमारे इधर जो भी पैटर्न्स फॉलो होते हैं, वो सभी के सभी इन पर इन्फ्लुएंस किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस अभी भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो हमने जो चीज़ें ली हुई हैं ब्रिटेन से, दैट दोज आर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजन एंड लॉ मेकिंग प्रोसेसेस। जी हाँ दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे इधर वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ कंसेप्ट है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, जैसे हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है वैसे ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सिटीजन? सिंगल सिटीजनशिप मीन्स दैट कि यदि आप इंडियन हैं, मतलब आप इंडिया के सिटीज़न हैं, तो यू कैन नॉट बी द सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री, है ना। और ना ही ऐसा होता है कि इंडिया में आपके पास एमपी की भी सिटीजनशिप होगी और आप इंडिया की भी सिटीजनशिप होगी, ना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप होगी। और मान लीजिए कि आप यदि इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे देश की जो है सिटीजनशिप ले भी लेते हैं, तो इंडियन सिटीजनशिप आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए आप इंडियन सिटीज़न हैं और आपने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ऑलरेडी क्या हो जाएगी, आपकी ख़त्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेसेस। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेसेस थी वो भी हमने ब्रिटेन से ली थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप और लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। इसको मैंने सिंपल इससे लिया है क्योंकि यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो भी लिया उसमें से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो हुआ आपका फंडामेंटल राइट्स और दूसरा हुआ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें तो ये सबसे पावरफुल कंट्री आज की डेट में, है ना। अब वही हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमारे राइट्स मतलब हमारी पावर के बारे में बात करता है, और जुडिशरी तो है ही पावरफुल। तो ये दोनों चीज़ें पावरफुल हैं और ये कहाँ से आती हैं, पावरफुल कंट्रीज से आती है। मतलब ऐसे आप इसको लिंकिंग करके याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ली हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हमने, पहली चीज़। जुडिशियल रिव्यू लिया हुआ है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ली हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम हमारी कंट्री में, नथिंग, कुछ भी, ऑलमोस्ट कुछ भी, देयर इज नथिंग विच इज़ अबव कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है इंडियन में। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब हमारे इधर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनके ऊपर इम्पीचमेंट, और इनके ऊपर इम्पीचमेंट कब लग सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो उनके द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे आप, प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को आप तभी हटा सकते हैं जब उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो, अनलेस उन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो इम्पीचमेंट क्या होती है, इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप अपने प्रेसिडेंट को या फिर वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाते हैं। तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो इम्पीचमेंट कहलाती है। क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, लाइव चैट में मुझे आंसर दीजिए कि इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होती है, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होती है वो किस आर्टिकल में डिफाइन करी गई है, फास्ट। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मतलब पावर से रिलेटेड, अगेन तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स पावर की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू पावर की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की बात हो रही है, मतलब यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन के पावर की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ये भी भाई पावर की बात चल रही होती है। हम बात करें इम्पीचमेंट ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये पावर की बात कर रहा है कि भाई हमारी कंट्री में देखा जाए एक तरह से तो सबसे ऊपर कौन है,
मतलब यदि पोस्ट वाइज देखें तो सबसे ऊपर की पोस्ट कौन सी है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को भी हटाने की पावर की बात चल रही है। वही फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब फाइनेंस मतलब क्या होती है भाई, पैसा, पैसा आज की डेट पर पावर है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जितनी भी पावरफुल चीज़ें वो सब की सब कहाँ से अडॉप्ट करी गई हैं, उस कंट्री से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है आज की डेट में। आई होप आप लोग चीज़ों के लिए ऐसे रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर देम। आगे बात करते हैं हम आयरलैंड से हमने क्या अडॉप्ट किया था। तो आयरलैंड से जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अडॉप्ट करी थी दैट इज़ दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज़ दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। रट्टा मार लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, तो आप सभी लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का तो आप सभी लोग रट्टा मार लीजिए कि कहाँ से ली हुई है, आयरलैंड से ली हुई है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके अलावा हमने क्या लिया था, प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सिस्टम की प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, दैट वाज टेकन फ्रॉम आयरलैंड वंस अगेन। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास पावर क्या होती है कि वो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है ना। मतलब जो मेंबर्स होते हैं इलेक्ट होकर आते हैं, उसके अलावा भी कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन ये कि कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ जो हमने ली है यहाँ से दैट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दूसरा लिया हमने प्रेसिडेंटल इलेक्टोरल सिस्टम, तीसरी चीज़ जो हमने लिया वो है प्रोसीजर फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। और हम बात करते हैं कि जब प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है वो किस किस फील्ड के लोगों को करता है, तो वो लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से और सोशल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। आप सभी लोग आई होप याद रखेंगे कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो आपको भूलना ही नहीं, आयरलैंड से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पाप है ये, पाप यदि आप भूलते हो तो। आगे हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते क्या हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो कहते क्या हैं। देखिए कई बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर ये बहुत आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आसान चीज़ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं टफ ही पढ़ा रहा हूँ, बस मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से डेटा को अरेंज किया हुआ है कि टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिले और आप आसानी से उन्हें समझ पाएँ, सो दैट ये आपको आसान लग रहा है। यही चीज़ आप यदि बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत टफ लगने वाली यही चीज़ है, बस हम उसको आसान करके आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं, और यही हमारा टारगेट भी है कि चीज़ों को जितनी से जितना हो सके आसान वे में आप सभी तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स की हम बात करते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बात करते हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में क्या क्या चीज़ें नई करी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट वही अमेंडमेंट है जिसमें प्रियम्बल को भी हमने, किसको, प्रियम्बल को भी हमने क्या किया था, अमेंड किया था, और प्रियम्बल में 2 वर्ड जोड़े थे हमने, ठीक है। प्रियम्बल में 2 वर्ड्स कौन कौन से जोड़े थे हमने, फर्स्ट वन वाज द सेक्युलर एंड द अदर वन वाज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इन दोनों वर्ड्स को हमने क्या किया था, जोड़ा था, किसमें, 42nd अमेंडमेंट में, और इसे ही बोला जाता था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस वेल, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी। फर्स्ट टू वाज द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, जो कि अमेंडमेंट हुआ था हमारे प्रियम्बल में, दैट इज़ द ओनली अमेंडमेंट टिल द डेट इन द प्रियम्बल, मेक द नोट ऑफ इट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब तक कितनी बार प्रियम्बल को अमेंड किया जा चुका है, तो द करेक्ट आंसर इज ओनली वंस, मीन्स एक बार ही अभी तक जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया, एंड दैट इज़ दी 42nd अमेंडमेंट केम इन 1976, द प्रियम्बल गॉट अमेंडेड, ठीक है। उसके अलावा याद रखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट वर एडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन इन 42nd अमेंडमेंट 1976, सो अगेन दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। आगे हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या बात बोली गई है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेज दैट, और इस टॉक अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जो इनकम होती है, जो मनी होती है, उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बहुत सारी चीज़ों की बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट वी आर कंसिडरिंग ऑन द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दीज 2 आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। सो याद रखेंगे आप लोग कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ये बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत की, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, एंड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स बोलता है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, रट जानी चाहिए, रट्टा मार लीजिए इन चीज़ों को तो आप, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। आगे बढ़ते हैं हम,
जर्मनी से हम देखते हैं कि जर्मनी से हमने क्या क्या चीज़ों को लिया है, किन किन चीज़ों को हमने अडॉप्ट करा है जर्मनी से। तो यदि हम बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से हमने लिया है एमरजेंसी को, है ना, इमरजेंसी के कंसेप्ट को लिया। और ठीक है, ये इस चीज़ को आप याद रखें कि जर्मनी से हमने इमरजेंसी के कंसेप्ट को लिया है। उसके बाद पावर रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स टू दी प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हम सभी को पता होगा कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपके वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है एक बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है। क्यों है? मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स किसको दिए गए? हमें। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वी आर द सुप्रीम पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो, दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बियर, है ना, कैन नॉट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही बनाया गया है, सो दैट कि अब होता क्या है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो जब तक इमरजेंसी लगी हुई है तब तक लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वापस ले सकता है। और इमरजेंसी के बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले वो हमें मिल जाते हैं वापस। तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे ले सकता है। आगे हम बात करते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है तो मैं बता दूं आप सभी को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट है। मतलब जितने भी हमारे कंट्री में इश्यूज़ हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं, उन सभी को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा गया है। कुछ पार्ट ऐसे जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करेगी। मतलब होता है ना, घर में बंटवारा हो जाता है कि भाई ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे और ये काम हम दोनों करेंगे। ठीक है, 2 भाई थे, उन्होंने बोला ये काम सिर्फ बड़ा भाई करेगा, ये काम सिर्फ छोटा भाई करेगा और ये काम बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो सेंट्रल है वो बड़ा भाई है, स्टेट है वो छोटा भाई है। तो आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें वो टॉपिक डाले गए हैं जिनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, जिनके पास लॉ बनाने की जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद एक स्टेट लिस्ट है जिसमें वो टॉपिक दिए गए हैं जिनको डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है, या जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद एक आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब ऐसे इशूज़ होते हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम लेबर लॉज पढ़ रहे हैं, तो जो लेबर लॉज हैं ये आपके सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही मुद्दे हैं। चलिए, उसके अलावा बात करते हैं हम प्रीफेस लैंग्वेजेस के बारे में और डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स किससे लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। याद करेंगे, एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस पेपर्स आप उठा के देख सकते हैं। इवन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो दिए गए हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिए गए हैं। सो यदि हम एक बार बात करें जल्दी से कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली हमने, प्रीफ्रेस लैंग्वेजेस का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। होप चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही थी। समझ आ रही तो एक बार जल्दी से लाइक बटन को दबाएं, ठीक है, और लाइव चैट के थ्रू मुझे बताएं फास्ट। अब बात करते हैं कि हमने कनाडा से क्या क्या लिया हुआ है। तो कनाडा से हमने लिया हुआ है डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एंड रेसिडुअल पार्ट्स ऑफ नियर सेंटर। ये हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है। तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोविजंस फॉर प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो चीज़ें ली गई हमने वो साउथ अफ्रीका से ली गई, याद रखेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेबल। ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। आगे हम बात करते हैं रसिया से हमने क्या लिया। तो रसिया से बात ली हमने प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है वो लिया था। रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात थी और वहाँ से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था कि इंडियन सिटीज़न के पास भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, जो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता रहे, जो उनके इंडियन होने की बात उनको दिलाता रहे। इसके अलावा जापान से हमने लिया था प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने किससे लिया था? जापान से लिया हुआ था। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि हमने किस किस कंट्री से क्या क्या चीज़ें ली हुई थी।
अब हम थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी पता चले कि आपको याद हो रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिया था, अमेरिका, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने 2 स्लाइड पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। आप सभी के आंसर मुझे कमेंट्स लाइव चैट में मिलने चाहिए, लाइव चैट फट पड़ना चाहिए आंसर से दोस्तों। वेरी गुड, आई कैन सी यू गाइज आर आंसरिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। डायरेक्टिव एलिमेंट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम सभी को पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए थे वो आयरलैंड से लिए थे, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए थे। आगे बढ़ते हैं, इन विच कंट्री इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन विच कंट्री इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया था किससे, ब्रिटेन से लिया था। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है। आगे हम बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द मेंबर ऑफ द कंट्री। मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है या किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज़ को लिया है कि हम अपनी कंट्री मतलब प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। ये हमने किस कंट्री से लिया हुआ है, फास्ट बताइए हमें। गुड, तो हमने किससे लिया है, अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं हम, द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने कहाँ से लिया हुआ है दोस्तों, तो कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने लिया हुआ है इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो जो ट्रिक मैंने बताई थी, यदि आप उसको याद रखेंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे कि भाई जुडिशरी पावरफुल है, और पावरफुल कौन है, अमेरिका है, इसीलिए अमेरिका से इसको लिया गया है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हमारा आज का सेशन था। ठीक है, यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्लियर, और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आप चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट हमें ज़रूर बताएं, हम उन्हें ज़रूर अप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।